हेलो दोस्तों, 5 मिनट लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच वायलेंट क्लैशेस हुई, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। लोगों में चाइना के खिलाफ गुस्सा है और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। ही है। अरे हम लोग चीनी आइटम का अपने देश से विरोध कर रहे हैं, चीनी आइटम का विरोध कर रहे हैं। चाइना जो हिंदुस्तान के साथ लगातार धोखा दे रहा है उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन ये चाइनीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइनीज ड्रैगन को 3 डायमेंशंस में: ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस। उससे पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चाइना इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दोनों के बीच $86 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। इसमें से चाइनीज इंपोर्ट्स ही $70.3 बिलियन का है। पिछले एक दशक में चाइनीज कंपनियों ने इंडिया में पावर सेक्टर से लेकर टेलीकॉम तक, फार्मा से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी जगह बनाई। आज इंडिया की ड्रग एंड फार्मा इंडस्ट्री दवाइयां बनाने के लिए करीब 70% रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करती हैं। कुछ ऐसा ही हाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स और ऑटो इंडस्ट्री का भी है। एक स्टडी में पता चला है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स में 50% से ज्यादा रॉ मटेरियल चाइनीज होते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इंडिया के 30 में से करीब 18 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स चाइनीज फंडेड हैं। तो क्या हो अगर इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का फैसला करता है? दोस्तों, यह जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पहले तो इंडिया WTO की ऑब्लिगेशन से बंधा हुआ है, और अगर इंडिया बॉयकॉट कर भी देता है तो उसका चाइना पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% ही इंडिया को होता है। बॉयकॉट से भी ज्यादा लॉस इंडिया को ही होगा। एग्जाम्पल के लिए फार्मा इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, जिसे चाइनीज रॉ मटेरियल्स न मिलने पर सालाना काफी लॉस होगा। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जाने से काफी स्टार्टअप्स कैश स्टार्व्ड हो जाएंगे, जिससे वे ले ऑफ करने पर मजबूर हो जाएंगे और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे चाइनीज खिलौने, कैलकुलेटर, हेयरपिन एटसेट्रा पर टैरिफ्स बढ़ा देने चाहिए, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, गवर्नमेंट को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में काफी बदलाव करना होगा। उभरते हुए स्टार्टअप्स में सीधे गवर्नमेंट के इन्वेस्ट करने से न केवल इंडियन इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी सिक्योर फील करेंगे। इससे चाइनीज इन्वेस्टमेंट में भारी कमी आएगी। WTO के रूल्स के कारण इंडिया डायरेक्टली चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन नहीं लगा सकता। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों पर है कि वह चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदने से मना कर दे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना पहले से खरीदा हुआ सामान तोड़ फोड़ दें। बस आगे से न खरीदे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। इसे आप सोलर सिस्टम से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के सेंटर में एक रीजनल पावर होती है जो बाकी कंट्रीज को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेट करती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन इंडिया इस रीजन को सही से कंट्रोल नहीं कर पाया है। सार्क, जो कि इन कंट्रीज का एसोसिएशन है, उसका लास्ट समिट ही 2014 में हुआ था। मतलब सिर्फ एक कंट्री के लिए हमने बाकी कंट्रीज को इग्नोर कर दिया। ये समिट्स फ्रीक्वेंटली होते रहने चाहिए, जिससे मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर कॉमन एजेंडा सेट करती है। इंडिया की इस फॉरेन पॉलिसी फेलियर के कारण ये सब पड़ोसी देश खुद को एलियनेट फील करने लगे, जिसका फायदा चाइना ने उठाया, और वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर इन कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगा। उसका ही रिजल्ट है कि आज चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हैम्बनटोटा और मालदीव्स के एक आइलैंड पर अपने मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है, जो फ्यूचर में इंडिया के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। हमें अब चाइना को काउंटर करने के लिए फॉरेन पॉलिसी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसमें सबसे बड़ा एसेट हमारे पास दलाई लामा है। उनकी इमेज दुनिया में एक शांतिप्रिय नेता की है। गवर्नमेंट के उनको ऑफिशियल इनवाइट करने से चाइना को डायरेक्ट मैसेज जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते इंडिया को हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप करते हुए ताइवानीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू होनी चाहिए। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि साउथ चाइना सी को लेकर चाइना के काफ़ी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन खराब हैं।
इन देशों के साथ इंडिया को न केवल ट्रेड बल्कि स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे। क्वाड, जो कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, कोशिश करनी होगी कि वह नेटो की तरह एक डिफेंस ट्रीटी बन जाए। ग्लोबल पावर इंडेक्स की रैंकिंग में चाइना नंबर 3 पर, जबकि इंडिया नंबर 4 पर है। लेकिन किसी देश की डिफेंस पावर को मेजर करने का सबसे सही तरीका उसकी वो स्टॉक रिफिलिंग कैपेसिटी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर इंडिया एक फुल ब्लोन वॉर में हिस्सा ले तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन का ही एम्यूनिशन है। हमें यह भी देखना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, जबकि चाइना इस लिस्ट में 5वें पर है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि चाइना अब वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स प्रोड्यूसर बन चुका है। वॉर को सस्टेन रखने के लिए लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, स्वीडन की साब, रशिया की जेएससी सुखोई, इन सब कंपनियों में यह सिमिलैरिटी है कि ये सब प्राइवेट हैं। इंडिया में एचएएल को तेजस फाइटर जेट बनाने में 34 साल लग गए, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिफेंस प्रोजेक्ट्स में कितना टाइम वेस्ट होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाए, जिससे इंडस्ट्री कम्पेटिटिव बने। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी भी फैक्ट से आपत्ति है तो वह कमेंट्स में हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।